समसीमांत उपयोगिता नियम। समसीमांत उपयोगिता नियम हम लोग कार्डिनल अप्रोच के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। कार्डिनल अप्रोच मतलब कि संख्यावाचक उपयोगिता के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। संख्यावाचक दृष्टिकोण के अंतर्गत हम लोग समसीमांत उपयोगिता नियम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम भी H. गॉसन ने दिया था और इसको जो है मांग का पहला नियम भी कहा जाता है, उपयोगिता ह्रास नियम को, और इसीलिए ही ये गॉसन का पहला नियम कहा जाता है। गॉसन का पहला नियम कहा जाता है H. गॉसन। और समसीमांत उपयोगिता नियम को H. गॉसन का दूसरा नियम कहा जाता है। दूसरा नियम ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं समसीमांत उपयोगिता नियम, इसको भी H. गॉसन ने दिया था और इसीलिए ही इसको गॉसन का दूसरा नियम भी कहा जाता है। और इसकी वैज्ञानिक व्याख्या प्रोफेसर मार्शल ने की कार्डिनल अप्रोच के अंतर्गत। कार्डिनल अप्रोच के अंतर्गत उन्होंने जो इसके नियम की व्याख्या की, वहाँ पे मार्शल ने ये बताया। पहले ये जान लें समसीमांत उपयोगिता नियम क्या है। समसीमांत, सीमांत का मतलब आप लोग समझ गए, मतलब कि जो अंतिम इकाई है या जो अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली उपयोगिता है वो है सीमांत उपयोगिता। और सम का मतलब है कि अब एक नहीं बल्कि दो उपयोगिताएं होंगी ताकि तभी समानता की बात होगी। तो सम का मतलब है समानता और समान सीमांत उपयोगिता। इसका मतलब कि दो या दो से अधिक वस्तुएं हैं और उनसे जो मिलने वाली उपयोगिता है जहाँ पे समान हो जाएगी वही समसीमांत उपयोगिता नियम कहलाएगी। तो अब इसको हम देखते हैं कि जो मार्शल ने दिया, तो मार्शल ने इसकी परिभाषा क्या दिया। मार्शल ने इसकी परिभाषा दिया कि अगर कोई वस्तु है उससे जो मिलने वाली उपयोगिता है जहाँ पे बराबर हो जाएगी, या जो वस्तु है उसके प्रत्येक वृद्धि से जो मिलने वाली उपयोगिता है जहाँ पे बराबर हो जाएगी वही समसीमांत उपयोगिता नियम कही जाएगी, उसे ही समसीमांत उपयोगिता नियम कहेंगे। तो समसीमांत उपयोगिता नियम मार्शल ने जो बताया वो, तो इसका मतलब जैसे अगर हम मान लें कि एक व्यक्ति है वो रोटी भी खाता है और साथ साथ सब्जी भी खाता है, तो रोटी से जो मिलने वाली उपयोगिता है वो और जो उस व्यक्ति को सब्जी से जो मिलने वाली उपयोगिता है वो दोनों बराबर हो जाएं और व्यक्ति की सारी इनकम भी खत्म हो जाए, मतलब व्यक्ति की इनकम भी वहाँ पे शून्य हो जाए या समान हो जाए, तब हम उसको समसीमांत उपयोगिता नियम कहेंगे। चलिए समसीमांत उपयोगिता नियम की मान्यताएं देख लेते हैं। समसीमांत उपयोगिता नियम की मान्यताएं पूरी की पूरी वही है जो हम लोगों ने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अंतर्गत पढ़ा था। क्योंकि दोनों कार्डिनल अप्रोच ही हैं। कार्डिनल अप्रोच के होने के कारण जो मान्यताएं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की थी वही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की भी मान्यताएं हैं। तो पहला क्या है? पहला तो यही है कि जो उपभोक्ता है वो विवेकशील है। उपभोक्ता विवेकशील है। विवेकशील है का मतलब ये है कि उपभोक्ता को ये पता है कि उसे किस वस्तु से ज़्यादा उपयोगिता मिलेगी, किस वस्तु से कम उपयोगिता मिलेगी, और वो जो कीमत उसकी दे रहा है वो उसके बराबर है कि कम है कि ज़्यादा है, मतलब वो सब कुछ जानता है, मार्केट की स्थिति क्या है। तो इस तरह से वो एक सामान्य उपभोक्ता है, सब कुछ उसको मार्केट के बारे में पता होता है। दूसरा है कि जो भी वस्तु हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी वस्तुएं हमको उपयोग करनी है, उनसे जो मिलने वाली उपयोगिता है वो समान हो जाए
और उपयोगिता समान हो जाए। एक ऐसी स्थिति आएगी जहाँ पे उपयोगिता समान हो जाएगी, हो जाए, हो है ऐसा नहीं है, हो जाए। और तीसरा ये तो ले ही लीजिए, क्योंकि ये संख्यावाचक दृष्टिकोण है तो हम इसको संख्यावाचक दृष्टिकोण तो लिख ही लें, संख्यावाचक दृष्टिकोण पर आधारित है। संख्यावाचक दृष्टिकोण पर आधारित इसलिए लिखा जा रहा है ताकि हमें ये बताने की ज़रूरत ना पड़े कि ये कार्डिनल अप्रोच है और इसको मार्शल ने दिया था। और चौथा हम ये मान लें कि जो उपभोक्ता है या जो उपभोग की जाने वाली वस्तु है, उपभोग की जाने वाली वस्तु मात्रा और गुण आदि में समान रहे और उपभोक्ता की आय और रुचि, उपभोक्ता की आय और रुचि समान रहे। अगर आय और रुचि समान नहीं रहेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि उपभोक्ता की अभी आय बढ़ जाए तो वो उपभोग ज़्यादा शुरू कर दे, तो फिर जो मिलने वाली उपयोगिता है वो समान नहीं हो पाएगी। और रुचि, अब पता चला कि वो जो वस्तु खा रहा है उसमें उसकी रुचि ही नहीं है तो फिर समान हो ही नहीं पाएगी। उपभोक्ता की आय और रुचि समान हो जाए और उपभोक्ता जो भी वस्तु यूज़ कर रहा है वो जो है बिल्कुल समान रहे, मात्रा गुण आदि में समान रहे और जो बाजार की स्थिति है वो भी ना बदले। बाजार की स्थिति का मतलब कि कीमत स्थिर रहे, कीमत स्थिर रहे। कीमत अगर बदलती रहेगी तो हम जो वस्तु यूज़ करना चाह रहे हैं वो वस्तु यूज़ नहीं कर पाएंगे और जब वस्तु यूज़ नहीं कर पाएंगे तो फिर वही होगा कि जो मिलने वाली उपयोगिता है वो समान हो ही नहीं पाएगी। और जैसे अब अगर हम वस्तु की मात्रा गुण का एक एग्जांपल ले लें कि अगर हम मान लो उस वस्तु को समान मात्रा में नहीं लेते हैं, कभी कम कभी छोटी, एक बड़ी लेते हैं, तो पता चला कि हमने एक तो बहुत बड़ी ले लिया और एक बहुत छोटी ले लिया, तो अब इससे तो हमारी जो आवश्यकता है वो जल्दी पूरी हो जाएगी और इससे पता चले कि आवश्यकता हमारी पूरी ही नहीं हो रही है, तो फिर ऐसी स्थिति में ये उपयोगिता नियम लागू। आज हम लोग पढ़ेंगे समसीमांत उपयोगिता नियम का दूसरा पार्ट। इसमें हम लोग शायरी से पढ़ेंगे। तो हमने कल देखा था समसीमांत उपयोगिता नियम क्या है, समसीमांत उपयोगिता नियम की मान्यताएं। आज हम लोग उस नियम की व्याख्या करेंगे सारणी के द्वारा। तो हम लोग जानते हैं कि जो आवश्यकताएं होती हैं वो अनंत होती हैं और आवश्यकताओं को पूरा करने के साधन सीमित होते हैं और व्यक्ति जो है अपनी इन्हीं अनंत आवश्यकताओं को सीमित साधनों से पूरा करने में लगा रहता है। तो वो ये सोचता है कि सबसे पहले कौन सी आवश्यकता को पूरा करें, कौन सी बाद में करें और फिर उसके बाद कौन सी करें। इस तरह से वो क्रम से आगे बढ़ता रहता है और यही है इकोनॉमिक्स। तो जब हम समसीमांत उपयोगिता की बात करते हैं तो व्यक्ति ये समायोजन करता है कि कौन सी आवश्यकता ऐसी है या हम अपनी सीमित आय से ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे हमें अधिकतम उपयोगिता मिले, और यही जो है वो समसीमांत उपयोगिता नियम कहलाता है। तो मान लेते हैं हमारे पास 6 रुपये है, 6 रुपये है और इन 6 रुपये में हम 2 वस्तुएं खरीदना चाह रहे हैं, चीनी और फल। 6 रुपये लेकर के हम मार्केट में जाते हैं। हमारी मान्यता है कि बाजार कीमत बदलती नहीं है और जो हमारी इनकम है वो 6 रुपये है। 6 रुपये इनकम भी हमारी नहीं बदलती है। तो अब उससे हम
बाजार में ये सामान खरीद रहे हैं या हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमित साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, ये सोचकर कि अधिकतम उपयोगिता जो मिलेगी वहीं हम स्थिर हो जाएंगे, वहीं पर संतुष्ट हो जाएंगे। तो जहाँ पर दोनों वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिताएं समान हो जाएंगी, वहीं पर उपभोक्ता संतुष्ट होगा और वहीं पर उसकी इनकम बराबर होगी, मतलब वो पूरा वहाँ पे खर्च कर चुका होगा। तो चलिए देखते हैं, व्यक्ति अपने जब गया है मार्केट तो वो चीनी खरीदता है, चीनी खरीदा तो उससे उसको 100 के बराबर उपयोगिता मिली। आपको पता है उपभोक्ता विवेकशील है, तो ये जानता है कि चीनी से उसको सबसे ज़्यादा उपयोगिता मिलेगी, तो उसने इसलिए चीनी को पहले रुपए से उसने चीनी खरीद ली। फिर दूसरे रुपए से उसको ये पता है कि 90 के बराबर चीनी से उपयोगिता मिलेगी, तो उसने दूसरा रुपया चीनी पे खर्च कर दिया और उसको उससे 90 के बराबर उपयोगिता मिली। अब तीसरा रुपया वो फल पे खर्च कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इसके बाद सबसे ज़्यादा अगर उपयोगिता कहीं मिलेगी तो वो फल से मिलेगी, इसलिए तीसरा रुपया यहाँ खर्च कर दिया। अब चौथा रुपया उसने फिर से चीनी पे खर्च किया, क्योंकि उसको यहाँ पे सबसे ज़्यादा उपयोगिता 70 के बराबर मिल रही है, यहाँ और कहीं नहीं मिल रही है, इसलिए उसने चीनी पे खर्च किया। अब पाँचवा रुपया उसको ये पता है कि 50 के बराबर उपयोगिता फल से भी मिल रही है और 50 के बराबर उपयोगिता चीनी से भी मिल रही है। तो अब उसके सामने एक समस्या है कि अब वो फल पर खर्च करे या चीनी पर खर्च करे, पाँचवा रुपया, लेकिन वो फल पे खर्च करता है इसलिए कि अब वो चीनी से एक बार उपयोगिता प्राप्त कर चुका है, तो जैसा रुचि होती है कि वो थोड़ा सा बदलती रहती है कि मतलब कि वो इन्हीं दोनों में बदल सकता है, अन्य कहीं पे नहीं बदल सकता है, नहीं तो उपयोगिता जो हमारी मान्यता है वो नहीं मानी जाएगी। तो ये जो है इस पर खर्च करेगा, क्योंकि एक बार इसका यूज कर चुका है, इसलिए अब वो फल पे खर्च करेगा। और छठवां रुपया फिर आकर के चीनी पे खर्च करेगा। और अब देखो उसके 6 रुपये खर्च हो चुके हैं और 6 रुपये अब खर्च हो चुके हैं, तो 6 रुपये खर्च होने के बाद उसको यहाँ पे उपयोगिता समान मिल गई है, अर्थात पाँचवा रुपया फल पे और छठवां रुपया चीनी पे खर्च करने पे उपयोगिता समान मिल गई है। तो यहीं पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिल जाएगी और यहीं पर उपभोक्ता सबसे ज़्यादा संतुष्ट होगा, क्योंकि यहीं पर उसकी इनकम भी यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 इक्वल टू आई इनकम बराबर हो गई है। तो यहाँ पर उपभोक्ता सबसे ज़्यादा संतुष्ट है और यहीं पर उपभोक्ता रुक जाएगा। और आगे देखते हैं, मान लो उपभोक्ता और खर्च करता, अगर उसके पास और पैसे होते तो उसको संतुष्टि यहाँ भी मिल जाती, लेकिन इनकम तो अब उसके पास नहीं है, अब उसके पास साधन खत्म हो चुके हैं, इसलिए अब वो खर्च नहीं करेगा और यहीं पर सबसे ज़्यादा संतुष्ट होगा। मतलब फल पर 5 रुपये और चीनी पर छठवां रुपया खर्च करके उपभोक्ता को सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिलती है और यही उपभोक्ता का समसीमांत उपयोग और इसी को ही समसीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं। जहाँ पर दोनों वस्तुओं से मिलने वाली उपयोगिताएं समान हो जाएं, वहीं पर उसी को ही समसीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं। ये हमारा MU1 मीन्स चीनी का हमने अगर 1 मान लिया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ चीनी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फल और बराबर इनकम के हो गया, तो हम ये समसीमांत उपयोगिता नियम कहेंगे। अब हम इसको पढ़ते हैं रेखा चित्र के द्वारा। तो रेखा चित्र के द्वारा जैसे यहाँ सारणी आप देख रहे हैं,
चीनी है, फल है, वैसा ही हमने यहाँ पे दो वर्टिकल रेखाएं खींची हैं। तो इस पर हमने दिखाया है चीनी को और इस पर दिखाया फल को। जो वर्टिकल रेखाएं हैं ये हमारी उपयोगिता को बता रही हैं, जो मिलने वाली उपयोगिताएं हैं उसको बता रही हैं। तो चूँकि इकाइयाँ हमने रुपए हमने 5 ही खर्च किए हैं चीनी के लिए और फल के लिए, दोनों के लिए हमने 6 रुपये ही खर्च किए हैं। तो हमें यहाँ पे 5 ही रुपये में काम चल जाएगा, इसलिए हमने 5 ही बनाया, यहाँ पे 6 बन जाएगा। तो चलो अब हम देखते हैं कैसे ये वक्र पे बनता है। तो हमने माना जब हमने पहला रुपया खर्च किया है तो चीनी पे किया है, और चीनी पे किया है कितना, 100 के बराबर उपयोगिता मिली है। ये हमने देखा, इस तरह की एक कॉलम बना लेते हैं। और जब दूसरा रुपया खर्च किया तब भी चीनी पर यानी 90 के बराबर उपयोगिता मिली है, तो दूसरे पे 90 के बराबर उपयोगिता, तो ये हमने यहाँ पे खींच लिया। दूसरा रुपया खर्च किया और 90 के बराबर उपयोगिता मिली, यहाँ पे दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। और जब तीसरा रुपया खर्च किया तो उसने चीनी पे ना खर्च करके फल पे खर्च किया। इसका मतलब ये है कि ये तीसरा फल पे खर्च किया और उपयोगिता किसके बराबर मिली है, 80 के बराबर। तो 80 के बराबर उपयोगिता मिली है। हमने इस तरह का वर्ड एक खींच लिया रेखा, पॉइंट भी बना सकते थे, ऐसे खींच लेने में ज़्यादा अच्छा रहता है। और जब चौथा रुपया खर्च किया तो फिर से चीनी पे 70 के बराबर उपयोगिता, तीसरा रुपया चीनी पे किया, चौथा रुपया और 70 के बराबर उपयोगिता मिली। पाँचवा जो रुपया खर्च किया वो फल पर किया और 50 के बराबर उपयोगिता मिली, 50 के बराबर उपयोगिता मिली। और ये इस तरह एक रेखा खींच गई। और जब छठवां रुपया खर्च किया तो वो चीनी पे खर्च किया, 50 के बराबर उपयोगिता। और छठवां रुपया पे ये पहुँच गए हम यहाँ पे, ये। अब हमें देखना है कि जहाँ पे दोनों वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिताएं समान हो जाएं या उपयोगिताएं समान हो जाएं, वहीं पर जो है समसीमांत उपयोगिता नियम होता है। तो हमने ये देखा कि ये जो रेखा है ऐसी रेखा है जहाँ पर दोनों वस्तुओं से मिलने वाली उपयोगिताएं समान हो रही हैं, इसलिए इस रेखा को हम लोग बोलते हैं समसीमांत रेखा, समसीमांत उपयोगिता रेखा, समसीमांत उपयोगिता रेखा। तो ये जहाँ पर देखो यहाँ ये इससे भी 5वीं रोटी खाकर इसको 50 के बराबर उपयोगिता मिल रही थी और इसको 6वीं रुपया पे 50 के बराबर उपयोगिता मिल रही थी। तो यही जो रेखा दोनों को बराबर कर रही है, तो यही जो है उपभोक्ता को समान संतुष्टि दिलाएगी और इसी रेखा को हम समसीमांत उपयोगिता रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर उपभोक्ता को पूरी तरह से संतुष्टि मिल जाती है। अब वो अपने सीमित साधनों से अपनी अधिकतम आवश्यकता की पूर्ति यहाँ पर इस बिंदु पे कर रहा है, इसीलिए भी इसको समसीमांत उपयोगिता रेखा कहते हैं। क्योंकि दोनों वस्तुओं से अब मिलने वाली उपयोगिताएं समान हैं, 50-50, और यहाँ पे उसकी इनकम भी खत्म हो चुकी है। मतलब उसका इनकम जितना उसको खर्च करना था, जितना उसके पास साधन थे, अब वो पूरे हो चुके हैं। अब उसके पास और साधन खर्च करने का कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको समसीमांत रेखा कहते हैं और उपभोक्ता यहाँ पर पूरी तरह से संतुष्ट रहता है।